तो मैं हूं आज महामैराथन सीरीज में, जहां मैथमेटिक्स की हो रही एक बेहतरीन कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन आपको मिलने वाला है, जिसमें मैं डॉक्टर ललित आपको आज एडुकेट करूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रखंडों में या प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है। तो पहले पेडागॉगी को फिनिश करते हैं, उसके बाद हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। ओके, तो पेडागॉगी पहले आपके सामने, उसके बाद दूसरी चीजें होंगी। तो चलिए पेडागॉगी को शुरू करते हैं और देखते हैं आपका सवाल क्या मुझे जवाब देते हैं आप लोग। तो ये आपके सामने सीरीज शुरू हो चुकी है और सवाल भी आपके सामने आ चुका है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तेजी के साथ बताएंगे तो जल्दी से जल्दी आप इन क्वेश्चंस को समझ जाएंगे। यहाँ पर सिलसिला शुरू हुआ आपकी क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और मैं चाहूँगा कमेंट में सभी लोग अपने आंसर करके बताएं कि ये क्वेश्चन आपको क्या समझ आ रहा है और कैसे इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ओके, तो चलिए, पहला प्रश्न था, विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। अभ्यास समय आपने देखा होगा, जब आपको एक्सरसाइज करने को मिलती हैं तो उन एक्सरसाइज को करते समय आप एक चीज़ को नोट करते हैं, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है कि आपको लास्ट में एक्सरसाइज लिखा मिलता है या फिर अभ्यास लिखा मिलता है। तो इनका मीनिंग क्या है, क्यों दिए जाते हैं आपको एक्सरसाइज या अभ्यास करने के लिए? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को आनंद मस्ती प्रदान करने के लिए देते हैं। दूसरा ऑप्शन है दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करने के लिए देते हैं। या थर्ड ऑप्शन है समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए। या चौथा ऑप्शन है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करने के लिए। तो इनमें से कौन से ऑप्शन को आप सबसे बेहतरीन मानते हैं? अपने अकॉर्डिंग ये मैं चाहूंगा जवाब मिले। तो बेहतरीन ऑप्शन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, तो जवाब दीजिएगा। प्रणाम, कैसे हैं चंद्रभान जी? वेलकम, आपका स्वागत है। तो यहां पर देखते हैं जवाब क्या मिलता है तेजी के साथ। तो देखिए, अगर हम अभ्यास की बात करते हैं तो आनंद मस्ती प्रदान करने के लिए किसी बच्चे को अभ्यास नहीं मिलता, क्योंकि कभी आपने देखा कि आपको आनंद और मस्ती प्राप्त हुई हो, आपको एक एक्सरसाइज मिली और आपसे कहा गया चलो जी करो इसको, आपको आनंद लेना, तो आनंद मस्ती के लिए कभी नहीं होता है ना। होता किस लिए है? होता किस लिए है? दैनिक जीवनचर्या, ना जी ना, बिल्कुल नहीं। समय का बेहतर सदुपयोग करने के लिए नहीं, बल्कि बालक को जो आपने पढ़ाया है, जो बालक को आपने पढ़ाया है, उस बालक को और ज़्यादा ब्रॉडली चीज़ समझ में आ जाए, उसके लिए हम एक्सरसाइज या अभ्यास को रखते हैं। यानी विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करने के लिए इन एक्सरसाइज को दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन था प्रोवाइडिंग वाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, दैट इज द राइट ऑप्शन डी। बढ़िया, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। जल्दी से सेशन को शेयर करो दोस्तों, जिससे कि सब लोगों के पास सेशन पहुंचे और सभी लोग इसका पूरा आनंद उठा पाए, क्योंकि इसमें पेडागॉगी और कंटेंट दोनों में ले रहा हूं। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। रचनात्मक मूल्यांकन को अंग्रेजी में कहा जाता है एफए, फॉर्मेटिव असेसमेंट इसको बोला जाता है। तो अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानने के लिए, सामान्य त्रुटियों को पहचानने के लिए, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षाओं के लिए, या फिर विद्यार्थियों को ग्रेड, श्रेणी और अंक यानी रैंक स्थिति में बताने के लिए। तो आपका सवाल क्या होगा? मैं जानना चाहूँगा आपका जो आंसर तेजी के साथ मिले, जिससे कि हमें आपका आंसर तेजी से मिल जाए कि भाई प्राथमिक में आप जो काम करते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, उसमें क्या आप देते हैं। तो ए ऑप्शन मिल रहा है। बहुत बड़ी गुड इवनिंग धापू, बहुत बढ़िया जवाब, एकदम सही कहा धापू आपने, सही जवाब आपने दिया। अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना, यानी रचनात्मक मूल्य का मतलब क्या है? जब बालक को आप एग्जामिनेशन में रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट देते हैं तो अब ये पहचान लेते हैं कि कहीं लर्निंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, क्योंकि बच्चा सही से नहीं कर रहा है, और रही है तो वो शिक्षण में हमारी लर्निंग में क्या कमी रही उसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं। तो राइट ऑप्शन एकदम सही दिया है आपने, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। जबकि ये दोनों चीजें जो आपको दी जाती हैं, ये ऐसे के पार्ट हैं, योगात्मक मूल्यांकन के पार्ट हैं, क्योंकि विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान को चेक करना, वो सब हमारा ऐसे में आता है, जिसको बोलते हैं आप योगात्मक मूल्यांकन। यानी और ग्रेड और श्रेणी भी, आपको रैंक जो मिलती है, ग्रेड मिलते हैं, वो ऐसे में मिलते हैं, यानी फाइनल एग्जाम में मिलते हैं, ना कि रचनात्मक मूल्यांकन का वो पार्ट है। आकांक्षा बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर इसी तरह से ये रहा। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ए, वो गणित में सफल विद्यार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं।
बी, वो विद्यार्थियों की उनकी गणित कक्षा की एक रूपता और दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। या डी, वो प्रत्येक शिक्षार्थी को स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप जब मनोरंजनात्मक गतिविधि या ज्यामिति पहेलियां बच्चों से पूछते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको क्यों कराया जाता है। तो यहाँ पर वह गणित में सफल विद्यार्थी और मंद गति से सीखने रुचि उत्पन्न करने में। ओके, बहुत बढ़िया। और देखो समझ लेना, गणित में सफल, ये कम लिखा है, गणित में कम सफल शिक्षार्थियों और मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने का। देखिए यहां पर दो चीज लिखी हैं, कम सफल विद्यार्थियों के लिए और मंद गति से सीखने के लिए। तो ये कम सफल और मंद गति के विद्यार्थियों की रुचि ही पैदा नहीं करते हैं, ये तो जो उच्च गति से सीखते हैं, जो तीव्र गति से बच्चे सीखते हैं, उनकी गति में भी उनकी रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये हर तरह का, मंद बुद्धि भी, सामान्य भी और तीव्र बुद्धि भी, तीनों बच्चों के लिए ये कारगर हैं। इसलिए हम सिर्फ कम बुद्धि वालों के लिए ही नहीं करते इनको। ओके, वो उनकी गणित एक ना 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 प्रतिभाशाली ना 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 प्रतिभाशाली को क्यों करेंगे भाई दापू? आपने कहा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को उचित, क्या जो गणित में आप गेम कराते हैं, जो आप मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप और चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियां देते हैं, वो उचित अवसर प्रदान नहीं करते, बल्कि वो प्रत्येक शिक्षार्थी, मैंने बोला ना, तीनों तरह का विद्यार्थी, चाहे वो मंद गति का हो, तीव्र गति का हो, चाहे वो उच्च गति का हो या वो सामान्य गति का हो, हर किसी शिक्षार्थी की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होते हैं, क्योंकि वो स्पाइटल थिंकिंग को मजबूत करते हैं, जिससे कि बालक के अंदर रुचि उत्पन्न होती है और वो उन चीज़ों को तेजी से समझता है और उनका विश्लेषण करने के योग्य बन जाता है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन मुझे चंद्रभान जी ने दिया और प्रज्ञा जी ने दिया। बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वैदिक गणित को सब जानते हैं, जिसको आप बोलते हैं वैदिक मैथमेटिक्स, आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में किसके विकास और संवर्धन में होता है, ये आपको बताना है। विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ को बढ़ाने में, विद्यार्थियों का गणित में समस्या समाधान कौशल में, विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, या गणित में गणना के कौशल की गति को बढ़ाने के लिए। तो यहां पर देखते हैं जवाब आप लोगों के सामने है। बस तेजी से शेयर करो सेशन को। मात्र 5-6 बच्चे क्लास में, ऐसा क्या हो गया भाई? क्या गणित में किसी को रुचि नहीं रही? क्या मैथमेटिक्स में कोई रुचि नहीं बची है? ऐसा क्यों हो रहा है कि मैथमेटिक्स में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है? जल्दी से शेयर करो सेशन को दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने पड़ोसियों को, अड़ोसियों को, सबको बोलो मैथमेटिक्स चल रहा है और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है वैसे भी। चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो विद्यार्थियों को गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ को बढ़ाने के लिए ना। देखिए, जब भी आप वैदिक गणित की बात करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा, अरे तुम तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करते हो। बोला हाँ क्यों? बोला ललित सर हमें वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, हमें वैदिक मैथमेटिक्स से पढ़ाते हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स को जो हम यूज करते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स हमेशा बालक की गणित में जो गणना है, उसके कौशल और उसकी स्पीड को बढ़ाने के काम आता है, इसलिए लोकप्रिय होता जा रहा है। गणित में एकाग्रता के लिए नहीं, गणित में गणना करने के कौशल और गति को बढ़ाने के लिए हम वैदिक मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। चंद्रभान जी करेक्ट करिएगा आंसर। सी नहीं, सी नहीं, सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, बढ़िया, अच्छे से समझा आपने। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं, ये रहा। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती हैं। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या होना चाहिए? ए, अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान तथा समझ और योग्यता होनी चाहिए। संख्या पद्धति, बीज गणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, या बिना समय लगाए समस्याओं सवालों को हल करने की योग्यता उनके अंदर होनी चाहिए। तो आप कौन से सवाल को उचित समझते हैं इनमें से? आकांक्षा गणित की एक अच्छा अध्यापिका बनना चाहती हैं, तो अच्छी अध्यापिका के लिए उनके पास क्या होना बहुत जरूरी है? आसान सवाल है, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत जवाब आपको। वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपके जवाब तो बहुत अच्छे से आ रहे हैं मुझे। वेरी नाइस, सो नाइस ऑफ यू। तो देखते हैं आपका जवाब बी मिला बहुत ही खूबसूरती से। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा
अगर कोई अच्छा अध्यापक बनना चाहता है तो प्राथमिक लेवल पर बालक को आपको कितना आता है, आप कितनी तेज सवाल करते हैं, डजेंट मैटर। आपको संख्याबद्ध बीजगणित का ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है, टीचर होंगे तो ज्ञान होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है, सबसे जरूरी बात है कि टीचर को अपने बालक को पढ़ाने के लिए उसको दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीएफ कहता है कि बालक को उसके दैनिक जीवन आसपास की वस्तुओं को लेकर के पढ़ाना आवश्यक है। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन हुआ बी। तो गणित विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान तथा समझ की योग्यता होनी बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया जवाब। हाँ, मेरी क्लास 5 PM पर ही स्टार्ट हुई थी। हाँ, अब वो जिस दिन मैराथन होता है, जैसे संडे, मंडे और ट्यूसडे, वो 5 बजे होता है, और वेंसडे टू सैटरडे वो 4 बजे होता है। ओके, राइट ऑप्शन समझ में आ गया आपको। एक और सवाल आपके सामने, एनसीएफ 2005 विद्यालयों में गणित शिक्षण का क्या बताता है? रेखिक बीजगणित संबंधी जीवन की समस्याओं की शिक्षा, यानी रेखिक बीजगणित को जीवन से जोड़कर पढ़ाने की समस्या, संख्यात्मक कौशल का विकास, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन में मापन। इनमें से कौन सा एनसीएफ 2005 का जो स्कूल में है, 2005 मैथमेटिक्स टीचिंग स्कूल्स, स्कूल में जो आप गणित पढ़ाते हैं उसका क्या उद्देश्य है? पहला, रेखिक बीजगणित को जीवन की समस्याओं के साथ जोड़कर पढ़ाना। दूसरा, संख्यात्मक कौशल का विकास। सी, बीजगणित पढ़ाना, या डी, परिकलन में मापन। तो राइट ऑप्शन क्या मिल रहा है? ए। बहुत बढ़िया, ए नहीं, रेखिक बीजगणित को जीवन की समस्याओं की से जोड़कर पढ़ाना, ओढ़कर। ओके, तो ये नहीं होगा, समझो, मैं प्राथमिक आपको करा रहा हूं। तो 2005 में विद्यालय गणित शिक्षण जो है वो संख्यात्मक कौशल का विकास करता है, ना कि, देखो, बीजगणित जो मैं पढ़ाता हूं, जो बीजगणित हम आपको पढ़ाते हैं, बीजगणित कक्षा 6 से इंट्रोड्यूस होता है। कक्षा 6 से तो जोड़ेंगे हम, प्राथमिक पर बीजगणित नहीं पढ़ाते, है ना, तो बीजगणित तो होगा ही नहीं। और परिकलन और मापन जो होता है वो कक्षा 3 से शुरू होता है। तो अगर हम बात करते हैं 2005 में गणित का विद्यालय का शिक्षण, क्या होता है प्राथमिक विद्यालय पर? संख्यात्मक कौशल का विकास। इनिशियली आप संख्यात्मक कौशल का विकास बच्चे के अंदर जो न्यूमेरिकल स्किल्स हैं उनको डेवलप करते हैं। एक और सवाल, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विधान से आकृतियों के उपयोग की सहायता से एक चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? ए, अनुप्रयोग, बी, ज्ञान, समझ, बोध, या रचना या सृजन। इनमें से कौन सा ऑप्शन आप देना चाहेंगे? आकृतियों की इकाई से विधान को एक चित्र बनाने के लिए कहा, और वो चित्र बनाने के लिए दिया और कहा कि भी चित्र बनाओ। अब देखते हैं आपका जवाब इस चित्र पर क्या आधारित होता है। आपका सामने सवाल दिया है मैंने, तो लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। तो क्या मिल रहा है जवाब आपका? ओके, सबने कहा डी, बहुत बढ़िया। अरे आप तो आरे समझदार हो गए सारे के सारे, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने जवाब दिया है। खूबसूरत जवाब आपका मिला है मुझे, बहुत ही अच्छा। ABCD के रूप में आपका जवाब था, डी एकदम सही जवाब है। क्योंकि देखो, चित्र की रचना करने के लिए कहा, इसको किसी कर दो, किसी भी चित्र का, चित्र की रचना करने के लिए कहता है। और रचना जब करेगा तो बालक अनुप्रयोग नहीं करेगा, ना ही वो ज्ञान का प्रयोग करेगा। ज्ञान से ऊपर निकल चुका है, समझ के ऊपर आ चुका है वो। उसको रचना का मतलब रचना करना। तो सिंपल है, क्वेश्चन में लिखा था रचना, आपको भी मिली रचना, तो रचना से रचना मिला दी आपने, तो आपका जवाब आ गया डी ऑप्शन, रचना, है ना। हालांकि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ये तीनों ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंग हैं, बल्कि ये वाला जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। ओके, लेकिन मॉडिफाइड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट वाला जो होता है वो कंस्ट्रक्शन ही होता है ना। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में सबसे बड़ा जो अंग है, सबसे जो मॉडिफाइड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, उसमें रचना सबसे लास्ट वाला टॉपिक है, सबसे लास्ट वाला स्टेप है। बहुत बढ़िया। एक और सवाल, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं को हल लिखने में गलतियां करता है। सवाल को समझना, अर्जुन जो है सवाल को मौखिक तो सॉल्व कर लेता है, विदाउट पेन एंड कॉपी माइंड में सॉल्व कर देता है, लेकिन
जो उसका वो हल लिखने के लिए कहा जाता है तो वह उसमें गलती करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीकी कौन सी है? ए, उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना। बी, वास्तविक जीवन के अनुभवों का गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना। सी, उसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने के लिए कहना। संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। अरे क्या बात है, आप लोग तो बड़े ही समझदार हो गए हैं। आपके जवाब इतने खूबसूरत आते हैं कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। बहुत बढ़िया, आपने गार्डन गार्डन कर दिया, क्योंकि आपने पहचाना कि बालक को प्रॉब्लम क्या है। बालक की प्रॉब्लम क्या है, यानी आप अधिकतर देते हैं बी ऑप्शन, कि बी ऑप्शन होगा कि वास्तविक जीवन से अनुभवों को जोड़ा जाए। लेकिन आप इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। बालक की वास्तविक जीवन से अनुभव संकल्पनाओं को तब जोड़ा जाता है जब उसे किसी चीज का कंसेप्ट दिया जाता है, जो उसको चीज समझ में नहीं आती उसे हम कंसेप्ट के थ्रू समझाते हैं। लेकिन अर्जुन तो सारे सवाल कर रहा है, यानी उसका ये संकल्पना तो क्लियर है। प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम थी लिखने में। उसे लिखने में प्रॉब्लम है तो लिखने वाला ही उपचार देंगे ना। तो उसे कार्यपत्रक देंगे जिसमें समस्याओं को आंशिक रूप से हल की गई हैं और उसे खाली स्थान भरने के लिए हम कहेंगे। बहुत बढ़िया, आपने तो अच्छा जवाब दिया। तो नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में इस कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। जल्दी से चाहूंगा तेजी से आंसर मिले, फटाफट जाग जाओ। मैं समझता हूं सोने का टाइम है, टी टाइम है, लेकिन जागो मोहन प्यारो, जवाब दो मिलकर सारो। क्या कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है? एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है, या फिर 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होती है। ये आपको बताना है। तो मैं देखता हूं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ए, बी, सी और डी के रूप में आप लोगों के जवाब मिलते हैं। तो देखते हैं क्या आता है आपका जवाब। प्रश्न पर प्रश्न नंबर जरूर डाल दीजिएगा जिससे कि हमें पता लग जाए कि आपका सवाल सही है, किस प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं। तो देखो, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या। 3 विषम संख्या आपने लिखी, सपोज 3, 5 और 7, इन तीनों की गुणा करते हैं तो 5 दिया 15, 7 105। ये तो सम नहीं है तो गलत लिखा है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या, एक सम संख्या 10 लिखी और एक विषम संख्या सपोज हमने 5 लिखी। इन दोनों का डिफरेंस सम संख्या होता है, क्या ये सम है? आपने कहा नहीं सर ये तो विषम है, तो ये भी गलत हुआ। 2 विषम संख्याओं ओके 3 और 5, इन दोनों का सम और एक सम संख्या और जोड़ दो इसमें, इनका योगफल सम संख्या है। बिल्कुल सही बात है, 5 3 8 और 10, ये सही है। और 3 विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या कभी नहीं होगा। देखो 3 + 7 + 9 बराबर 19, ये तो विषम आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? राइट ऑप्शन हुआ 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल हमेशा एक सम संख्या होगा। यही सही जवाब है। और प्रश्न भी बहुत खास हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप पता नहीं क्या समझना चाहते हैं, कैसे समझना चाहते हैं। आई डिडंट गेट द पॉइंट और सवाल थोड़े से भटक जाते हैं। एक और सवाल, एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के बराबर है। ओहो, बहुत ही अच्छा सवाल दिया आपने। एक धन पूर्णांक आपके सामने लिखा हुआ है। धन पूर्णांक जानते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर। सम एक धन पूर्णांक एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसके वर्ग का योगफल, यानी उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य यानी प्राइम संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। सवाल आपके सामने है, जवाब आपके सामने है, और मैं चाहूंगा एक धन पूर्णांक उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी है ये आपको देखना है। अब देखो यहां पर समझने की कोशिश करना, पहली 3 अभाज्य संख्या है तो फर्स्ट 3 अभाज्य संख्या कौन सी? आपने कहा 2, 3 और 5, यही तो होता है भाई, यही तो होगा। उसने बोला पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो मैंने गुणा कर दी इसकी। 5 दिया 15 दूनी 30, 30 ही तो होगा। उसने कहा धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल। अब देखो यहां पर एक कंडीशन और बच जाती है कि भाई धन पूर्णांक 5 और उसके वर्ग का योगफल कितना? आपने कहा 30, तो इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते क्योंकि 30 लाना है ना। तो आप इसको कर सकते थे, नहीं 6 36 नहीं होगा। अगर आप इसको
प्रश्न के अकॉर्डिंग करें तो मैं इसको एक्स वाई से भी कर, माना वो धन पूर्णांक एक्स है, एक्स का एक्स उसका वर्ग यानी एक्स का और एक्स का स्क्वायर किसके बराबर है, 30 के बराबर है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, तो x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30, या आप कह सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 30 बराबर 0। अब 30 के फैक्टर करें तो कितने बनते हैं, आपने कहा 6 पंजे 30, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5x माइनस का 30। अब आपने x कॉमन निकाला, x प्लस का 6 माइनस का 5 कॉमन निकाला, x प्लस का 6, वैल्यू क्या आई x माइनस का 5, x माइनस का 6 बराबर 0। तो क्या हुआ, x बराबर 5 और x बराबर माइनस का 6, तो संख्या माइनस नहीं हो सकती क्योंकि हमें पॉजिटिव संख्या लेनी है, ये धन पूर्णांक लिखा है ना, तो 5 ही इसका उत्तर आएगा। बात समझ में आ गई, चाहे आप इस तरह से करो चाहे आप सीधा ऑप्शन उठा के करो, आपको 30 ही लाना है। अच्छा सवाल था, समझ में आया भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, बहुत ही बढ़िया से आप जवाब दे रहे हैं। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 1000 है, उसमें किस न्यूनतम पूर्णांक को आप जोड़ा जाए, कौन सी सबसे छोटी इंटीजर है जिसको ऐड करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। विच मिनिमम इंटीजर शुड बी एडेड टू 1000 टू बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर और क्लास। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है भाई साहब। इस सवाल को दो तरीके से आप कर सकते थे, इस सवाल को आप दो तरीके से, 10 से नहीं बनेगा धापू, नो 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 नो, समझते हैं। देखो, अगर मैं इसको कंडीशन के थ्रू आपको सवाल को कराऊं तो हम जानते हैं ये जो 1000 का स्क्वायर है वो 30 931 के स्क्वायर और 32 के स्क्वायर के बीच में है, यही तो है भाई। 31 का स्क्वायर 32 के स्क्वायर के बीच में ही तो आएगा ये, आप चाहे देख लो 30 या 900, 31 में कितना आ जाएगा, और ये आएगा आपका 32 के स्क्वायर के बीच में, 31 और 32 के स्क्वायर के बीच में तो आएगा। तो आपने देखा जोड़ने की बात करी है, तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा 1024, तो वो संख्या 1024 होनी चाहिए। तो 1000 में कितना जोड़ा जाए, 24, ये आपका जवाब आ जाएगा। 24 जोड़ने पर ये 32 का स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आई। एक तरीका तो ये था, तरीका नंबर तो ये भी था, आप इसको ऐसे भी कर सकते, तो वो भी बता देता हूँ कैसे करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, लेट्स सी, आप सीधा 1000 के फैक्टर करो, ऐसे 2 से काटेंगे तो 500, 2 से काटेंगे तो 250, 2 से काटेंगे तो 125, 5 से काटेंगे तो 25, 5 से काटेंगे तो फिर 5, और 5 से काटेंगे तो 1। अब देखो इसके जोड़े बना लो आप, 2 का जोड़ा बना, 5 का जोड़ा बना, तो 1 5 और 1 2 की गुणा और होगी इसमें, तो आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। हाँ, मल्टीपल नहीं है, समझ में आ गई बात। तो पूर्ण वर्ग बनाना है, अब 1000 के फैक्टर को निकालने, इसको पूर्ण वर्ग कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इसमें इसकी गुणा करेंगे। नहीं, सिंपल तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ, तीसरा तरीका देख लीजिएगा, आप तीसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। तरीका नंबर 3 क्या था, आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं। 1000 में 10 जोड़ो तो 1010, आपने 1018, 1024 और 1089, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते थे। तो मैंने देखा 1024 32 का स्क्वायर होता है, आपने सवाल कर दिया, क्योंकि 8 तो आता ही नहीं किसी के स्क्वायर रूट पर। क्लियर है, हाँ समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो तरीके 2-3 हैं, तो सारे मैंने बता दी, जो आपको पसंद हो आप उससे कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐड 24 ही होगा, तब ये 32 का स्क्वायर बन जाएगा। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य कौन सा है, यानी द अर्थमेटिक मीन फॉर द अनक्लासिफाइड डेटा इज व्हाट। यानी अवर्गीकृत डेटा है, डेटा को अवर्गीकृत मतलब क्या है, डेटा डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, जिसको आप बोलते हैं डेटा जो है वो इंडिविजुअल है ना। चलिए, तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य कौन सा है, तो यहां पर देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन, एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एफ आई, समीशन एफ एक्स प्लस एन अपॉन एन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, अगर मैं वर्गीकृत आंकड़ों की बात करता हूं
तो वर्गीकृत आंकड़ों में फ्रीक्वेंसी दी होती है, ठीक है ना, वर्गीकृत आंकड़ों में फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो फ्रीक्वेंसी दी होती है तो फ्रीक्वेंसी के साथ हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं, समीशन एफ एक्स अपॉन एन, है ना। लेकिन नहीं, ये गलत है, ये कौन सा था, नहीं। हाँ, अगर यहां पर अवर्गीकृत आंकड़ों की बात होती तो एक्स बार सिर्फ इतना होता, एक्स अपॉन एन, ये होता अगर आप अवर्गीकृत आंकड़ों की बात करते हैं। बात समझ में आ गई। हाँ, अगर ये वर्गीकृत आंकड़ा होता तो इसका ऑप्शन नंबर 1 था, या फिर इसकी जगह ऐसा ऑप्शन लिखा होता, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ की जगह एक्स होता, एक्स आई होता अपॉन एन, तो ये सही था, तब ये ऑप्शन नंबर 1 होता। लेकिन अभी ये अवर्गीकृत वो बोल रहा है और फ्रीक्वेंसी को दे रहा है, तो फ्रीक्वेंसी तो कभी नहीं आती, इसलिए नहीं 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 चंद्रभान जी, फ्रीक्वेंसी अवर्गीकृत में नहीं आती है, वो अनक्लासिफाइड डेटा में नहीं, वो क्लासिफाइड डेटा में आती है। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सही ऑप्शन है ये वाला, समीशन एक्स अपॉन एन। अगर वो वर्गीकृत बोलता तो ऑप्शन नंबर 1 होता। बात समझ में आ गई, प्रॉब्लम तो नहीं, एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव यू कैन आस्क। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ी और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ओके, लेट्स सी, जवाब देखते हैं आपका क्या मिलता है और सवाल देखते हैं आपको क्या मिलता है। ओके, एक और सवाल, 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7। ओके, देखते हैं तो क्या मिलता है। इसको 77 से भाग करना है तो क्या मिलेगा, बड़ा सिंपल सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल आपके सामने लिखा है, 7 77 77 77 770, तो क्या होगा, 7 अरब 77 करोड़ 77 लाख 77,770 में 77 का डिवाइड करना है। ये बड़ा आसान है, इसको आप एक बार में कर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो यही हो जाएगा। देखो, मैं आपको वैसे बेसिकली समझा देता हूं, यहां पर भी 77 का भाग किया तो एक बार गया, अब जब आपने एक बार किया तो ये तो कट गया, आपने 7 यहां लिखा तो 77 का डिवाइड तो 7 में नहीं जाता, तो 0 लगाना पड़ेगा, फिर 7 उतारा, है ना, ये वाला 7 यहां उतार लिया आपने, भाई देखो 7, अब ये वाला भी उतार लिया, फिर एक बार गया 77 हो गया, फिर 0 बचा, आपने 7 उतारा, फिर यहाँ एक 0 आया, फिर 7, यानी 1 0 1 0 1 0 की फॉर्मेट में आएगा। समझ रहे बात को, तो कितना हुआ 1 0 1 0, फिर आपने 77 लिखा, फिर यहाँ पर 7 उतारा, ना जाने का 0, फिर 1 आया, फिर आपने 7 उतारा, ना जाने का 0, फिर आपने 77 लिखा, एक बार 77 हुआ, फिर ये कट गया, फिर आपने 7 उतारा, फिर ना जाने का 0 लगा, फिर आपने 7 उतारा, फिर 7 एकम 7, यानी ये क्रम आपका जारी रहेगा और उत्तर आपका बहुत छोटा सा आसान सा भारी रहेगा। तो आपका उत्तर कौन सा मिलेगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, दैट इज द राइट ऑप्शन। कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 और आपका आंसर एकदम खत्म। क्लियर है, आप इसको यहां भी कर सकते थे, 77 से काटा ये वाला एक बार, ना जाने का 0, ये 270 काटे, फिर एक बार, फिर ये 7 आपने उतारा, ना जाने का 0, फिर 77 एक बार, फिर 7 उतारा, ना जाने का 0, फिर 77 एक बार, फिर ना जाने का 0 लगा, फिर 77 एक बार। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। तो राइट ऑप्शन क्या है, ये वाला। इज इट क्लियर, सिंपल डिवीजन है, आप इसको कर सकते थे डिवीजन को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे तो लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक और सवाल आपके सामने, रेशमा के पास 1 रुपए के 5 सिक्के, ये सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, सिक्के वाले, कॉइन्स वाले। रेशमा के पास 1 रुपए के 5 सिक्के, 50 पैसे के 15 सिक्के और 25 पैसे के 18 सिक्के हैं, तो उसके पास कुल कितनी राशि है। ओहो, इतना आसान सवाल बताओ, आपसे पूछ लिया मैंने, तो इसका जवाब भी आसानी से देंगे ना आप, कोई परेशानी तो नहीं होगी ना साहब। तो देखते हैं, रेशमा के पास 1 रुपए के 5 सिक्के, तो 1 रुपए के 5 सिक्के, अगर मैं सिक्के में मूल्य का मल्टीप्लाई करूं तो रुपए मिलते हैं 5। 50 पैसे के 15 सिक्के, जब आपने 50 पैसे के 15 पंजे 75, 7 रुपए 50 पैसा। 25 पैसे के 18 सिक्के, तो कितना हो गया भैया, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 और 9 45, 4 रुपए 50 पैसे, इतने तो हुआ। हाँ जी, इतना ही बनेगा ना। तो टोटल कितना हो गया, आपने कहा ये तो 5 और 7 12
और 4 16 और 1 17 रुपये बन गए। तो राइट ऑप्शन 70। कोई मुश्किल? तो ऐसे ऐसे सवाल भी आपको मिल सकते हैं कंटेंट में जो थोड़ा सा कंफ्यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उत्तर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, उत्तर एकदम आपका बढ़िया आएगा। तो चलो आगे बढ़ें। अब एक सवाल और आपके स्क्रीन पर रखते हैं और देखते हैं इसका जवाब मुझे आप क्या देते हैं। आर यू रेडी गाइज? ओके, तो आपने कहा हम सब तैयार हैं, रेडी हैं, तो लेट्स सी व्हाट विल। क्वेश्चन है 3/8 की पावर -2 मल्टीप्लाई में -4/5 की पावर -3 का व्युत्क्रम क्या है। इसका भी व्युत्क्रम आपको निकालना है। उल्टा व्युत्क्रम जानते ना क्या होता है, तो आपको व्युत्क्रम निकालना है, इनवर्स निकालना है। फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द गिवन कैलकुलेशन। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तेजी के साथ दीजिएगा आंसर, जिससे कि हम आप तक पहुंचें और आप तक बात करें और आपसे सवालों को पूछें और जूझें आपके साथ और जवाब मिले खास। टेक योर टाइम। देखो, ऐसे सवालों को मैंने घातांक और करनी करते समय आपको पढ़ाया हुआ है कि जब भी आपको इसका व्युत्क्रम निकालना है तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है। कौन सी वाली, मैं बता देता हूं। आपको यह -1 निकालना है, ये मतलब है। अब देखो, सवाल समझने की कोशिश करना। पहले मैं इसको अंदर वाले को सॉल्व करता हूं, बाद में इसको अपोजिट कर लेंगे। आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। हालांकि हम इनवर्स का वैल्यू जानते हैं सब लोग। इनवर्स का वैल्यू होता है, अगर ए का इनवर्स लिखा है उसका मतलब होता है 1/a, है ना। लेकिन अगर मैंने कहा 2/5 का इनवर्स लिखा है तो उसका मीनिंग कितना है? इसका मीनिंग है 1/2/5। तो 5 ऊपर चला जाता है, हम इसको 5/2 लिख देते हैं। ठीक है, इसी क्रम में इस सवाल को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 3/8 की पावर -2 है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3/8 की पावर माइनस का प्लस हो जाएगा 2। ओके, अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि आप जब इस पावर को ओपन करेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, इनकी पावर 2 हो जाएगी। ऐसे करते हैं। तो मैं क्यों इतना बड़ा काम करूं, मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं उसको करने का। अगर आप इस पावर को माइनस से प्लस में करना चाहते हैं, जैसे 3/8 था ना, इस पावर को माइनस से प्लस में करना चाहते हैं तो बस इन भिन्न को बदल दो, ये आपकी पावर प्लस में हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? इतना सा काम करना है। तो ऐसे ही इसको बदलना, तो क्या करेंगे, गुणा 5/4 की पावर 3। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क योर क्वेरी, यू कैन आस्क, पुट योर क्वेश्चन। तो ओके, अब इसको देखना था, इसकी पावर आपको -1 करना है। तो पहले अंदर वालों को सॉल्व करते हैं। 64/9 मल्टीप्लाई बाई 25 बटा, अब देखो 4 का क्यूब, सॉरी 125 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा। और माइनस माइनस में बाहर निकालें, क्योंकि माइनस था ना, तो माइनस हमने बाहर निकाल दिया इसमें से। 125/4 16 चौका 64। अब 64 से तो 64 कट गया, ये क्या रहेगा, माइनस का 125/9। इसकी पावर माइनस, मैंने क्या बोला था, जब भी आप पावर को पॉजिटिव करेंगे तो क्या करेंगे, बस इसको अपोजिट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9/125। बस यही आंसर है भाई साहब इसका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको पूरा करना, ना ना ना, ये तो गलत ही लिखा है, बिल्कुल ये तो सरासर गलत है। इसको कैसे, ये तो गलत ही है, इसको कैसे सही कर देंगे। तो माइनस का ऑप्शन नंबर सी, माइनस का 9/125 इज द राइट आंसर। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आप इस तरह से स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे, इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर नाउ? वेरी गुड। तो एक और सवाल की बात करते हैं, और सेशन को भाई लाइक वाइक करते रहो जल्दी से, जिससे कि हमें पता लगता रहे कि हाँ आपका सेशन दमदार चल रहा है। लाइक शेयर करते रहो, समझते रहो चीज़ों को और आगे बढ़ाते रहो। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 3 से आरंभ होने वाली और 5 पर समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम संख्या और लघुत्तम संख्या के बीच का अंतर क्या है। समझ लेना सवाल क्या है, पहले कूल होकर सवाल समझो। डिफरेंस बिटवीन द 4 डिजिट मैक्सिमम नंबर एंड द लीस्ट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एंड एंडिंग विथ 5। तो नंबर जो है 3 से स्टार्ट होगा और 5 पर खत्म होगा, ठीक है ना। 4 अंकों की संख्या है कि महत्तम और लघुत्तम संख्या के बीच का डिफरेंस आपको बताना। परिणाम नाव्या। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। तो भाई जल्दी से आंसर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपका सवाल जो है तसल्ली से सॉल्व कर पाऊँ। तो फिक्स है, पहले तो आप ये सवाल ढूंढो कि भाई उसने बोला महत्तम संख्या, अगर मैं 3 अंकों की महत्तम संख्या की बात करता हूँ, उसने यही तो बोला है कि 3 से आरंभ होने वाली 5 पर खत्म होने वाली 4 अंकों की महत्तम संख्या, तो वो होती है ये।
और लघुत्तम संख्या होती है ये तो अगर हम 4 अंकों की जनरली बात करें तो बड़ी से बड़ी संख्या 9999, छोटी छोटी संख्या 1000। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये वाली संख्या जो है वो 3 से स्टार्ट होगी और 5 पर खत्म होगी। ओके, इसके लिए भी तो ये बोला है कि 3 से स्टार्ट होगी और 5 पर खत्म होगी, तो ये दोनों संख्या आपको मिल गई। जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोला गया उस क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो संख्या बड़ी से बड़ी बनेगी 3995 और छोटी से छोटी बनेगी 3005। अब इन दोनों का अंतर क्या होगा साहब, यही तो आपको बताना था, इतना सा सवाल था। तो 5 में से 5 गया 0, 990, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भी किसी को? यहां पर किसी को प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क योर क्वेरी। डी नहीं होगा 990, ओ माफ करिएगा 990, ये गलत है ऑप्शन, मैंने उस पर निशान 900 पर लगा दिया, आंसर 990 है। ओके, बहुत बढ़िया, डी इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरती से आपने जवाब दिया, डी एकदम सही, सटीक और विश्वसनीय उत्तर आप लोगों ने दिया है, बहुत ही बढ़िया। अब बढ़ते हैं एक और नए सवाल की ओर, देखते हैं क्या मिलता है और क्या होता है इस पर आपका जोर। तो सवाल इस चांसेस है, याद रखिएगा, अब सवालों को इस तरह से बनने का चांसेस बढ़ चुका है, पहले नहीं था लेकिन अभी ये सवाल इस तरह से बढ़ने शुरू हो गए हैं। लेवल थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है क्योंकि सवाल थोड़े से अलग होते जा रहे हैं। एक और सवाल, 8 बुनकर 8 चटाई 8 दिनों में बुन सकते हैं, इसी गति से 16 बुनकर द्वारा 16 दिन में कितनी चटाइयां बुनी जा सकती हैं? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। 8 बुनकर 8 चटाई 8 दिन में बुन रहे हैं, तो सेम स्पीड से 16 बुनकर द्वारा 16 दिनों में टोटल कितनी चटाइयां बुनी जाएंगी ये आपको बताना है। देखो सेम गति है, सेम बुनकर 8 8 8, यानी एक आदमी एक बुनकर एक दिन में एक चटाई बना रहा होगा, है ना, या 8 बुनकर 8 चटाई 8 दिन में बनाते हैं, तो एक दिन में तो एक ही चटाई बना रहा होगा ना एक बुनकर, 8 बुनकर। तो जब 8 बुनकर एक दिन में एक चटाई बनाते तो 16 बुनकर कितने बनाएंगे? आपने कहा डबल बनाएंगे, है ना भाई, 8 बुनकर 8 चटाई बनाते थे 8 दिन में, तो 16 तो डबल बनाएंगे ना, अरे 16 दूनी 32। आप इसको ऐसे कर सकते नहीं तो आप ऐसे समझ लो जैसे मैं बता रहा हूं। देखो उसने कहा जो बुनकर थे कुछ इस तरह से थे भाई, 8 बुनकर 8 दिन में 8 चटाई बनाते थे, तो रेशो बिना 1 का, है ना। अब 16 बुनकर 16 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे, यही तो कह रहे हो आप। तो आप कहेंगे सर इस तरह से, तो ये इस तरह से नहीं होगा। सिंपल समझो सवाल का मीनिंग क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई 8 बुनकर 16 चटाई यानी 1:2 हो गया ना, यही तो हो रहा। देखो 8 बुनकर थे, यहां पर 16 बुनकर हो गए, तो 8 और 16 का बुनकर का अनुपात देखें तो 1:2 का है। चटाई भी तो डबल हो जाएंगी, जिस अनुपात में जब सेम गति है, सब कुछ सेम है, तो 8 की भी तो 16 बनेंगी। बात समझ में आ गई? इसका भी तो 16 बनाओगे कि नहीं बनाओगे? नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो 1:1:x बराबर डबल डबल और 8, तब भी निकल आएगा। लेकिन इतना मुश्किल बनाने का, कॉम्प्लिकेटेड बनाने का मतलब नहीं है। सिंपल देखो 8 बुनकर 16 बुनकर 8 बुनकर 8 चटाई बना देते, तो भाई बुनकर का अनुपात 8 और 16 का था, तो अनुपात बना 1:2 का, यानी वो डबल काम करेंगे। तो भाई जब 16 बुनकर बनेंगे तो 16 दूनी 32 चटाई हो गई ना, बस सवाल सीधा। ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और उसके बाद वह वस्तु 342 में बेची जाती है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य। तो देखते हैं आपका जवाब कितना मिलता है। सिंपल सवाल है, सिंपल सा जवाब है, देखते हैं आपका जवाब क्या आता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, समझने की कोशिश करना। लाभ हानि का प्रश्न है और ये प्रश्न काफी खूबसूरत सा मुझे दिख रहा है जो आपको बताना है। ओके, तो देखते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है, कोई बात नहीं है, दे लो भैया 24% की छूट। तो याद रखिएगा जब भी अंकित मूल्य की बात होगी तो वो 100% होता है। कितना होता है? 100%।
यानी वो 100% है उसका अंकित मूल्य। उसने कहा 24% का डिस्काउंट दे दिया आपने, तो कितने का बिका वो? आपने कहा सर वो 76% में बिका। भाई 100% पर 24% का डिस्काउंट दे दे, 76% में तो बेचा आपने। तो जो 76% में आपने बेचा तब उसका मूल्य कितना था? 342 रुपये था। तो भाई साहब 100% का मूल्य आपसे पूछा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो 342 मल्टीप्लाई बाई 100 बटा 76 और 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 76 पंजे, तो 450 रुपये इसका आंसर आना चाहिए। इज इट क्लियर? किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो भैया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी, क्लियर है? समझ में आ गया कैसे किया? 100% क्यों माना? क्योंकि जो हमारा प्राइस होता है, जो टैग प्राइस होता है, जिसको आप MRP बोलते हैं, हमेशा डिस्काउंट आपको उसी पर तो मिलता है। तो आपको डिस्काउंट मिला और आपने डिस्काउंट पर 24% की छूट दे डाली, आपका जवाब मिला 76%। क्योंकि वो चीज़ उन्हें 76% में बेची है और जब उसका मूल्य 342 रुपये था, तो 76% का मूल्य 342, तो 100% का मूल्य कितना होगा ये आपने बड़ी जल्दी से बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत बढ़िया। एक और सवाल लेते हैं आपके सामने और देखते हैं आपका जवाब क्या है। 10,000 का एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज दर पर और शेष जो है वो 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो वो दोनों के भाग कितने कितने रुपए होंगे? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लुबाना ने थम्स अप किया है, बहुत बढ़िया। तो 10,000 रुपए की एक राशि है और उसमें से कुछ भाग 8% पर और कुछ भाग 10% पर दिया है, तो वार्षिक। अब देखो इस सवाल को दो तरीके से आप कर सकते हैं। आपने 10,000 रुपये की राशि माना आपने x भाग दिया जो 8% पर था, तो 10% पर कितना हो गया? आपने कहा 10,000 माइनस का x। अब आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं कि x का 8% प्लस बची राशि का 10%, वो किसके बराबर है? 10,000 का 9.2% का, जो कि बहुत ही टॉपिकल सवाल हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे नहीं करा रहा हूँ, उसको आप ऐसे खुद करिएगा। मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने का तरीका एलिगेशन रूल लगा करके। एलिगेशन कब लगाते हैं? जब मैं दो चीज़ें दी हूँ और एक औसत वैल्यू उनके मिल के दी हो, तो हम ऐसे लिखते हैं, एक तरफ 8% वाला देखा, एक तरफ 10% वाला, और इनके बीच में कितना 9.2 जो औसत दर थी। तो हम इसको क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। 9.2 से 8 हमने घटाया तो 1.2 आया, और 9.2 को 10 में से घटाया तो 0.8 आया। बस इनको हमें किस में बदलना है? रेशो में बदलना है। तो रेशो में बदल दें, इसको काट दिया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 2:3 में इसको बांट सकते हैं। यानी 10,000 जो 8% पर दी गई राशि थी वो 2 अनुपात में थी, जबकि 10% पर दी गई राशि 3 अनुपात में थी। तो अब क्या करना है? 10,000 रुपए को 2:3 में बांटो, 3 और 2 5, तो 5:10,000 के बराबर हुए, 1:2,000 के बराबर। तो यदि 8% में राशि कितनी गई? 2 गुणा 2,000, 4,000 रुपए, और इस पर कितनी होगी? 6,000 रुपए। तो राशि क्या अनुपात क्या है? 4,000 कोमा 6,000। होप सो ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि एलिगेशन कैसे लगाते हैं। सिंपली एलिगेशन रूल का फॉर्मूला था, आपने इसको आसानी से समझा होगा कि एलिगेशन से किस तरह से आप प्रश्न को कर सकते हैं। क्लियर? अगर यस तो कमेंट सेक्शन में वाई टाइप कर दें, जिससे कि मैं आगे वाले सवाल की तरफ बढ़ूं और मुझे लग जाए कि आपको सवाल समझ में आ गया है। तो देखते हैं, जवाब आपने दिया है ABCD के रूप में। ओके, कमेंट में यस करें, अगर नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं मैं, ये रहा। ओके, चित्र ABCD में AB बराबर BC है। अब देखो यहां पर AB और BC बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको ये इसमें दिख जाए, नहीं तो आप देख नहीं पाएंगे। AB और BC ये बराबर है, दोनों बराबर हैं। तो अगर मैं इस बीच की बात करूं तो समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तथा एंगल BAD ये वाला कोण और BCD ये वाला कोण समकोण है, ये 90 डिग्री के कोण है। ओ क्या बात है,
तो एडी और सीडी में संबंध ज्ञात करना, यानी एडी ये वाला और सीडी, इन दोनों में क्या संबंध है? क्या एडी छोटा है सीडी से? क्या एडी बड़ा है सीडी से? क्या एडी बराबर है सीडी के? या एडी बराबर 2CD? तो इनमें से आपको जवाब देना है और मैं चाहूँगा आपका जवाब बड़ा आसानी से मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, देखो सब चीज़ दी है। जब ये दो कोण 90 डिग्री के दे दिए और ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, तो ये जब 90 का है पूरा कोण और ये 90 का है, ये भुजाएं बराबर हैं, तो जब इनके बीच में ये AC डाला गया तो ये तो अर्धक हो गया, तो ये भी तो 90 का बन गया, तो ये भी 90 का बन गया। अब आपने क्या देखा, ये तो एक वर्ग बन गया। बस सारी भुजाएं बराबर, सारे कोण बराबर। जो सारे कोण बराबर हैं और ये दो भुजाएं बराबर हैं, जो पार्श्व साथ वाली भुजाएं हैं, तो मतलब क्या हुआ, तो वर्ग का निर्माण करेगा। जब वर्ग का निर्माण आपका हो गया तो भैया तो आपके सामने सॉल्यूशन ही आ गया, फिर तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कुछ भी, क्योंकि सॉल्यूशन तो यही है कि भाई जब ये दोनों बराबर हैं तो AD CD के बराबर होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो भाई मुझे, क्योंकि दोनों सर्वांगसम हो गए ना। आप वैसे भी, अब अगर मैं सर्वांगसम की प्रॉपर्टी से बताऊं, जिसको बोलते हैं आप सर्वांगसम जानते हैं ना, जहाँ एंगल एंगल साइड 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 एंगल पढ़ा होगा आपने, तो सर्वांगसमता का नियम भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं कि भाई जब आपने दो कोण बराबर हो गए इन त्रिभुजों के, दो भुजाएं बराबर होगी, तो क्या होगा, तो DAB माफ करिएगा इज इक्वल टू DCB। हो गया सवाल। जब दोनों सर्वांगसम हो गए तो मतलब क्या, दोनों की प्रॉपर्टी एंगल, जब इसकी साइड बराबर है तो इसकी भी दोनों साइड बराबर होंगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। जब सवाल आपको देखना है कैसे करना था, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आसान भी मुश्किल भी। चलो एक और सवाल आपके सामने रखता हूं और मैं चाहूंगा इसका जवाब मिले। एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयों का गुणनफल कर्ण के वर्ग के आधे के बराबर है। ओ तो घुमा दिया सवाल आपको। ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, पहले ये रहा, उसने कहा फॉर एग्जांपल ये ABC है, ओके। उसने कहा एक समकोण की दो भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात, चलो हम इनको मान लेते हैं। हमने जो कर्ण माना ना, सपोज ये X माना, ये Y माना और ये Z माना। उसने कहा कि समकोण त्रिभुज की, ये समकोण हो गया, दो भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात यानी X × Y क्या है, कर्ण के वर्ग के आधे के बराबर है। यानी अगर आप चाहें तो Z² बराबर 2XY भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर कहानी आई आपके सामने कि उसका एक कोण न्यून कोण है। कोण तो दोनों न्यून कोण बनेंगे, जब 90 डिग्री का ये कोण बनेगा तो एक कोण बनेगा, दोनों कोण ही न्यून कोण बनेंगे, तो आप जानते हैं। तो 45 डिग्री मुझे यहां मिल रहा है। देखो बहुत सिंपल सी कहानी आपके सामने रखी हुई है, आप इसको आसानी से कर सकते थे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि Z का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, X² + Y²। ये तो कहेगा। तो आपने देखा दोनों की क्वांटिटी बराबर है। भाई आप अगर यहाँ देख पा रहे हो तो आपने क्या देखा, आपने देखा दोनों की क्वांटिटी तो Z को बराबर रख दिया, तो X² + Y² बराबर 2XY। या आप कह सकते हैं X² + Y² - 2XY, जो क्या होगा X - Y का होल स्क्वायर। तो X - Y कितना बन गया, अब आपने निकाला X - Y बराबर 0। भाई X - Y बराबर 0 यानी X बराबर Y। जब X बराबर Y के दोनों कोण बराबर हैं, यानी जब 90 का ये है तो बचे कितने के, 90 के दोनों। 90 में 2 का डिवाइड कर दिया तो 45। अभी क्लियर हुआ? तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि आप किस तरह से सवाल को सॉल्व भी, अदरवाइज आप ऐसे समझ सकते थे 90 का ये समकोण त्रिभुज है, तो भाई ये समकोण त्रिभुज में प्रॉपर्टी यही होती है कि भाई इसमें 45 डिग्री लगाएं क्योंकि न्यून कोण है ना। तो ये इसलिए हमने पूरा करके बताया कि आपको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। बात समझ में आ गई? कोई ऐसा मेरा साथी जिसको क्वेश्चन समझ में ना आया हो? क्लियर है? लाइक वाइक करो और आगे बढ़ो। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई गई। एक वृत्त की जो परिधि थी वो 4 पाई से हमने 8 पाई कर दी, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 3 गुना, आधा, 4 गुना या दुगना? सवाल बहुत ही खूबसूरत है, इसका भी जवाब देखते हैं कि एक वृत्त की परिधि को आपने 4 पाई से 8 पाई कर दिया है, तो सवाल का जवाब कितना होगा ये आपको बताना है।
तो आप देखो डी 2 गुना, क्या बात है। ये मैंने आपको बताया भी हुआ है कि अगर किसी वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल में संबंध यही होता है, जितने गुना परिधि बढ़ाओगे उतने गुना क्षेत्रफल बढ़ेगा, जितने गुना परिधि कम करोगे उतने ही गुना क्षेत्रफल कम होगा। अभी मैं इसको प्रूफ भी करूंगा। यानी परिधि और क्षेत्रफल एक साथ चलते हैं। अगर परिधि को आधा करोगे तो क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा। ओके, इसको करके दिखाता हूं मैं आपको, इसी सवाल से सॉल्व करके दिखाता हूं, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं और कोई प्रॉब्लम आपको शायद ना हो। ओके, समझिएगा। उसने कहा वृत्त की परिधि 4 पाई थी, जो कि होता 2 पाई आर, है ना। तो मैंने पाई से पाई कट गया, तो आर बराबर 2, तो रेडियस 2 है, तो दूसरे वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी 4। भाई दूसरे में देखें तो 2 पाई आर कितना था 8 पाई, पाई से पाई कट गया, तो आर इज इक्वल टू 4। तो पहले वाले की रेडियस कितनी है, सॉरी 4, दूसरे वाले की रेडियस कितनी है 4 और पहले की 2, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। आपने कहा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 4, 4 पाई आ गया ये। इसको करें, ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह 4 चौक 16, है ना, तो 16 पाई। अब दूसरे वाले का 16 पाई, पहले वाले का 4 पाई, कितने गुना हो गया 16 पाई अपॉन 4 पाई, है जी। अब आपने क्या देखा, ये तो गड़बड़ हो गई, तो आपने देखा ये हो गया पाई से पाई 4 गुना, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, वृत्त की जो परिधि है वो सीधा उसकी रेडियस से बिलोंग करती है, त्रिज्या से। यानी अगर वृत्त की परिधि को आप 4 गुना करोगे तो उसकी त्रिज्या भी 4 गुना हो जाएगी, उसकी परिधि को आधा करोगे तो उसकी जो त्रिज्या वो भी आधी हो जाएगी, और जो अगर आप उसकी त्रिज्या को 4 गुना करोगे तो उसकी परिधि भी 4 गुना हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं त्रिज्या जो है वो किसके क्रमानुपाती है, त्रिज्या जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू सरकमफ्रेंसेस, 4 गुना। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई। तो आपको सारी बातें समझ में आई हैं, और सवाल आपको कैसे लगे हैं ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिएगा। कल फिर से 10 बजे से महामैराथन शुरू होगी। अपने दोस्तों को बता दो महामैराथन क्लासेस चल रही हैं, जहां पर बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपने सवाल के लेवल भी देखे होंगे, सवाल के लेवल कैसे थे, तो ये सारे सवालों के लेवल आपको आगे लेकर जाएंगे। तो मेरा आपसे सभी से अनुरोध कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, जिससे कि आपको चीज़ें लगातार प्राप्त होती रहें। ओके, तो चलिए मुलाकात करते हैं अब सेशन में। नेक्स्ट कल 10 बजे से फिर शुरू होगा, 10 से 5। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार। सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस